नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एसआईआर की। एसआईआर 12 राज्यों में होनी है, लेकिन अगर बात राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में करें तो राजस्थान में मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में है, राष्ट्रीय पार्टियां हैं। उन्होंने अपनी ओर से तैयारी के लिए कमर कसी है। एक दिन पहले ही राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ में चर्चा भी की है और जो भी इसमें राजनीतिक दलों की क्वेरीज हैं उनके भी जवाब दिए और राजनीतिक दलों से क्या अपेक्षा करते हैं कमीशन, उस पर भी चर्चा हुई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि लगभग 77% काम राजस्थान में पहले से है, लेकिन अभी भी संदेह है। कांग्रेस को ये डर है कि वोटों को वो काट सकते हैं, लेकिन ये कैसे तय किया जा सकता है कि वोट किसके होंगे? वो तो डलेंगे, पता लगेगा। लेकिन कांग्रेस सहित विपक्षी दलों को यह लगता है कि पर्टिकुलर एक तबके के वोट को बाहर किया जा सकता है, जिससे विपक्षी दलों को नुकसान होगा। खैर, राजस्थान की अगर बात करें, सत्ता पक्ष बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने ही अपने बूथ लेवल के ऑफिसर यानी कि बूथ लेवल एजेंट तक उन्होंने तैयार की हैं और उसके अलावा पर्यवेक्षक भी बनाए हैं, प्रदेश स्तरीय कमेटियां बनाई हैं कि अगर कहीं पे भी कोई बात होती है तो उस पर चर्चा की जा सके। तो चलिए, हमारे साथ इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं डॉक्टर वरुण पुरोहित है, समीक्षक हैं। कांग्रेस से हमारे साथ संदीप कलवानिया जी हैं, भाजपा से प्रीति शर्मा जी हैं। सभी का स्वागत है। मैं वरुण जी आप ही के पास आना चाहूंगा। सबसे पहले एसआईआर को लेके यह भी कहा जा रहा है कि पहली बार नहीं हुई, इससे पहले भी हुई है, लेकिन अभी आखिर रार क्यों? इसकी कोई वजह है या महज एक राजनीतिक कारण? राजनीतिक कारण भी है। कारण इसलिए हुआ कि बिहार चुनाव से पहले जब ये किया गया ना और उसमें एनोमलिटीज दिखी तो सुप्रीम कोर्ट को न्याय संगत नहीं लगी, जब भी तो उन्होंने आधार कार्ड के लिए कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अगर चुनाव आयोग की नीयत सही होती तो आधार कार्ड भी संसद से बनाए, चुनाव आयोग को संवैधानिक दर्जा भी संसद से मिला। आप आधार को पैन कार्ड से लिंक कर रहे हो, कभी मोबाइल से लिंक करने की बात करें। वोटर वोट को आपने ध्यान दिया होगा, एक प्रोसेस की कोशिश हुई थी, पता नहीं वो सफल हुए कि नहीं, किया कि नहीं की ना, कि भाई वोटर को भी मोबाइल से लिंक कर देंगे, वोटर आईडी को भी, और आप हर चीज को आधार से लिंक किया। जनता परेशान होती रही, डेट दे दी, लास्ट डेट नहीं होगा तो फिर जुर्माना लगेगा, ये लगेगा। उसके बाद आप फिर भगा रहे हो कि आप वोटर में आइए, आपको एफिडेविट देने पड़ेंगे, 2 कलर फोटो खिंचवा के लाइए। तो जनता को किस तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ना होती है, इसलिए मैंने बात की। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन बहुत बड़ी बात है, नहीं तो क्यों करता सुप्रीम कोर्ट? रिजेक्ट कर देता, जो भी लिटिगेशन के लिए जाता उसको तुरंत रिजेक्ट कर देता। लेकिन चुनाव आयोग का रवैया जो देखने को मिला इस समय, वो तानाशाही रवैया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी संस्था है उनका लोकतांत्रिक ही आचरण होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से तानाशाही, बोले ये ऐसे कर दिया, ऐसे करेंगे, हम तो नहीं सुनेंगे। जनता की सुनना आवश्यक है। अब जैसे राजस्थान का उदाहरण मैं आपको दूं, सावे चल रहे हैं, शादियां हो रही हैं, सर्दी का सीजन है, आप इसमें ला रहे हो उसको, तो हर आदमी कैसे आएगा? फिर कभी तो कहते हैं ऑटो फिल कर देंगे, उसको रिटर्न में नहीं देते कि भाई सीनियर सिटीजन। मैंने उस समय पहले भी प्रश्न उठाया, 80-90 साल के लोग हैं जिनके पास ना तो गांव में पासबुक तो इश्यू नहीं होती आजकल, कई बहुत समय हो गया। जमाबंदियों में परिवार के आपको पता हिस्से होकर जमाबंदियां बन जाती हैं। शहर में मान लीजिए मेरे पिताजी के नाम पट्टा है तो मैंने ट्रांसफर नहीं हुआ, माताजी का कैसे लगेगा? ऐसी बहुत सी एनोमलीज हैं, उसको क्लैरिफाइड करना चाहिए था एक पब्लिकेशन कर। वरुण जी, लेकिन इसके लिए बाकायदा कहा गया है दस्तावेज आप रेडी रखिए, आपको फॉर्म देके जाएगा बीएलओ और उसके बाद में कलेक्ट करने भी आएगा। एक बीएलओ प्रदेश की अगर मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में करूं, हर घर में 3 बार जाना है, बाकायदा डेट मुकर्रर कर दी गई है। नहीं, वो मैंने मान लिया, 3 बार जाना है। सिटीजन आजकल प्रोविजन हो गया, सीनियर सिटीजन के लिए वोट देने में वो ऑप्ट करता है, तो घर जाओगे आप वोट कराने। लेकिन जिस सीनियर सिटीजन के पास में पासपोर्ट नहीं है, 10वीं की मार्कशीट नहीं है और पट्टा नहीं है मकान का या अलॉटमेंट नहीं है, LIC पॉलिसी नहीं है, 4 नहीं है, तो उसके लिए आप ऑटोफिल करोगे तो फिर आप उसको पहले ही कह दो भाई फॉर्म भर के साइन कर दे। बीएलओ घर जाकर के सीनियर सिटीजन के लिए तो कोई प्रोविजन लाओगे नहीं लाओगे, आपको घुसपैठियों का डर है। तो जो सीनियर सिटीजन 80-90 साल के जो हिंदुस्तानी है, जो ऑलरेडी इन्होंने कहा भाई 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो उनको दिक्कत नहीं आएगी, तो फिर डॉक्यूमेंट्स का प्रोविजन के लिए आप पहले ही कह देते 80 साल के ऊपर के लोग हैं, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनका नाम बीएलओ अपने आप। नहीं, वरुण जी एक बात कहना चाहूंगा मैं। देखिए यहाँ पे 80 साल से ऊपर के लोग के लिए ये फ्री छूट नहीं दी जा सकती। उसकी वजह साफ है, जो कमीशन को संदेह लगता है कि कुछ घुसपैठी हो सकते हैं, वो 80 साल का भी हो सकता है और वो 50 साल का भी हो सकता है, 20 साल का भी हो सकता है।
नहीं वो तो बात ये मैंने प्रोविजन तो जो सरकार जो देखिए इसमें जो रूल्स है उसको तो फॉलो करना ही होगा। नहीं, रूल्स को फॉलो, जिस बुजुर्ग के पास में साधन नहीं है वो कागज लेने जाएगा पहले बुजुर्ग होकर के, फिर आप फिर बीएलओ के जाना पास। ही नहीं है। इस बात को लेकर के नवीन महाजन साहब से, जो राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, उनसे यही बात पूछी गई कि सर जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनके पास में कि उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, 3 बार हमारा बीएलओ उनके घर पे जाएगा। अब सर कोऑपरेट तो मुझे लगता है कि पब्लिक को भी करना होगा, क्योंकि कमिश्नर इतनी नहीं बार कह रहा है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि पहले कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ तो अभी क्यों हो रहा है ये अभी इसलिए हो रहा है कि ऑल्ट्रेशन एडिशन रेगुलरली होते हैं चुनाव आयोग के, तो वो क्या हाँ, फेक थे, नकली थे, या गलत तरीके से किए गए। जब आप रेगुलरली ऑल्ट्रेशन एडिशन कर रहे हो तो फिर आपको क्या, सीनियर सिटीजन, अभी आपने क्या कहा 80 साल की बात, आजादी को तो 78 साल हुए, तो जो 90 साल के 85 साल के हैं वो तो 1947 के पहले के हैं, तो उनको आप घुसपैठिया कैसे मानोगे? आप यही तो मैं प्रश्न उठा रहा हूँ। और जो आप कह रहे हो बीएलओ 3 बार आएगा, उनके 3 बार पास में आएगा। अगर लीगल डॉक्यूमेंट है तो देखिए, हर भारतीय घुसपैठिया नहीं है। अगर लीगल डॉक्यूमेंट किसी के पास में है तो उसको क्या आवश्यकता है? ना डरने क्या की आवश्यकता है, ना किसी भी तरह की कोई परेशानी की आवश्यकता है। लीगल डॉक्यूमेंट? वही तो कह रहा हूँ, सीनियर सिटीजन 80-90 साल के, 95 साल के, वो जो मैंने आपको 4 डॉक्यूमेंट बताए उसके अलावा क्या लाएंगे वो, आप बताओ। वो नहीं है तो क्या करेंगे? जो बुजुर्ग आदमी, सर उसने पासपोर्ट, नहीं नहीं, वरुण जी आप 10 डॉक्यूमेंट दिए, कुछ तो उनके पास होगा। 10 जो दिए हैं वो किस किस के लिए? आप रीड तो करो उसको, कि पेंशन का होना हाँ, चाहिए, ये होना चाहिए। वो उसके पास कैसे आएंगे किसी जो पेंशन नहीं ले रहा है? और कुछ नहीं, मैं जो 4 डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ जनरल सिटीजन की बात कर रहा हूँ, जो बाकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में नहीं है। कैसे आएंगे? मेरे पास ही नहीं होता कोई पेंशन का या सर्विस कार्ड, या कैसे होगा आप बताइए? जो 4 डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हो वो 90 साल के आदमी के पास नहीं है, तो आप कहते हो कि घुसपैठिया है, या कहते हो कि सीनियर सिटीजन नहीं। आजादी के पहले के आदमी को आप कैसे कहते हो कि घुसपैठिया है? तो आप एज फैक्टर तो देखते भाई, 1947 के बाद 78 साल या 79 ईयर्स तक का मानो। मैं आपको टेक्निकल बात बता रहा हूँ, उसमें आप उसका एसआईआर कर सकते हो भाई, इसको डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे। मेरी अभी 2 दिन पहले चैनल पे बात हुई, वो कोई चुनाव आयोग से रिलेटेड अधिकारी भी थे कि साहब वो तो जो बीएलओ जाएगा या सरकारी कर्मचारी उसके लाके दे देगा। अरे भाई, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है लाके कहां से दोगे आप? वही तो मैं कह रहा हूँ, 2003 में अगर वो कह रहे हैं कि उसका नाम है और ऑटो फिल कर देंगे, तो स्पष्ट करना चाहिए, कागज में करना चाहिए, बोलने से नहीं होता है। जो आप 10 डॉक्यूमेंट 12 डॉक्यूमेंट की लिस्ट बना रहे हो उसमें लिख देना चाहिए था कि 1947 पहले के जो सीनियर सिटीजन 80 ईयर्स अबव हैं उनको ऑटोफिल हो जाएगा, वेरीफाई कर लेगा। या तो आपको बीएलओ पे विश्वास नहीं है, सरकारी कर्मचारी पे, जब आप ये बात करोगे तो सरकारी कर्मचारी पे विश्वास नहीं, तो ऐसा ही बेकार है। तो वही तो मैं आपको प्रश्न उठा रहा हूँ, जैसे आप और मैं तो दे देंगे डॉक्यूमेंट, लेकिन दूसरे, मैं जो पुराने लोगों की बात कर रहा हूँ, गाँव के लोगों की बात कर रहा हूँ। अब सावे चल रहे हैं, बीएलओ 3-3 बार जाएगा, सर्दियां चल रही है सावों में। आपको थोड़ा सा लोकतांत्रिक व्यवस्था समय ज्यादा लेना चाहिए देखिए, और लोगों को। आपके आपके लॉजिक सर, आपके लॉजिक अपनी जगह मैं मानता हूं। भारत के अंदर सर्दी भी होती है, गर्मी भी और बारिश भी होती है। अगर यही काम मई जून में होता तो कहते हैं कि लू चल रही है। अगर अप्रैल मार्च में करा देते तो कहते हैं कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। नहीं, आपने बिहार में भी तो कहा ना, बारिश के दौरान कराया ना, बारिश के दौरान आपने हट रखी। आपको जब तो मालूम था अभी बिहार, क्या दिक्कत है सर? बारिश देखिए, अरे तो आप, ऐसी कड़ाके की ठंड राजस्थान में नहीं पड़ रही है कि दिसंबर के अंदर या नवंबर के अंदर कोई जाकर के बीएलओ लेके आए। चले, मैं आपके पास में लौटूंगा। मैं एक बात प्रीति जी आपका रुख करना चाहूंगा। 2 बातें हैं अभी। आप शायद मीटिंग में गई भी होंगी या फिर आपकी पार्टी की में भी इस बात को लेकर के बाकायदा एक आप लोगों की भी एक इंटरनल वर्कशॉप भी हो चुकी है कि कैसे क्या हेल्प करनी है। वरुण जी का एक बड़ा ही लॉजिकली और एक धरातली ऑब्जेक्शन है कि इन लोगों का सॉल्यूशन कैसा होगा। तो आपकी कॉन्फ्रेंस में जो वर्कशॉप हुई उसमें कहीं चर्चा आई ये आप लोगों के माध्यम से भी कि ऐसे लोगों के पास में नहीं हो तो उनका क्या होगा? जैसा कि वरुण सर ने बोला कि बड़े बूढ़ों का क्या होगा, 80 साल के बुजुर्ग है उनका क्या होगा। तो सर ये तो सर्वविदित है, जब गाइडलाइन जारी हुई है, चुनाव आयोग ऑलरेडी कह चुका है कि घर घर बीएलओ जाएगा। और घर घर जब बीएलओ जाएगा जस्टिफिकेशन के लिए 2003 तक, क्योंकि 2003 में सर्वे ऑलरेडी हुआ था, सबको पता है 2004 तक ये प्रक्रिया चली है। और एसआईआर लगातार होने वाली प्रक्रिया है। हर बार चुनाव होते हैं, चुनाव होने के समय पर आप देखेंगे कि हमेशा प्रक्रिया ये चलती है कि घर घर जाके चुनाव की जो लिस्ट, वो जो वोटर लिस्ट होती है वो अपडेट की जाती है। और जो लोग वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते हैं, क्योंकि हर साल हर बच्चा, मतलब कई बार बच्चे 18 साल के हर साल ही होते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि बस एक बार हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं है ना। चुनाव भले 5 साल में आए, 6 महीने में आए, साल भर में आए, लेकिन चुनाव जब भी होते हैं तब वोटर लिस्ट अपडेट होती है। एसआईआर का जो मेन मकसद है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने के साथ साथ आधुनिकीकरण करना है।
और जो ये बात कह रहे हैं कि सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, तो भारतवर्ष में इतने सारे मौसम होते हैं, मौसम भी चलते रहेंगे, शादी भी चलती रहेंगी, ब्याह भी चलते रहेंगे, त्योहार भी चलते रहेंगे। लेकिन जब सरकार ने एक मंशा अपनी क्लियर करी है कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आना है, तो जब वन नेशन वन इलेक्शन की को हम धरातल पर लाना चाहते हैं, तो सर ये एसआईआर भी तो, क्योंकि चुनाव तो अल्टीमेटली चुनाव आयोग को ही कराने हैं, चाहे वो पूरे राष्ट्र में या पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाए या अलग अलग चल कराए जाए। तो चुनाव प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए अगर एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, और केवल राजस्थान राज्य में नहीं अपनाई जा रही, 12 राज्यों में अपनाई जा रही है, तो जब घर घर बीएलओ जाएगा तो उनके पास दस्तावेज भी, जैसा कि अभी सर ने बोला कि मेरे पास तो आधार कार्ड है, मेरे पास तो वोटर आईडी है, इतने सारे प्रमाण पत्र की बात हो रही है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, जन्म प्रमाण पत्र है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, सरकारी या पीएसयू आईडी है, पेंशन भुगतान आदेश, वन अधिकार, परिवार रजिस्टर, भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, नागरिक रजिस्टर, कुछ भी दिखाया जा सकता है। तो इतने सारे जब प्रमाण पत्रों की जब बात हो रही, तो आप देखिए जो गांव का आदमी होगा, तो गांव के आदमी के पास ऐसा नहीं है कि कुछ होता नहीं है, क्योंकि आजकल आप देखिए कि आधार कार्ड के अलावा बहुत सारी योजनाएं भी ऐसी चल रही हैं जिसमें परिवार, जैसे पहले राशन कार्ड चलता था, उसी तरीके से बहुत सारी योजनाएं हैं, भामाशाह योजना हो गई, आयुष कार्ड हो गया, तो सब में परिवार का नाम होता ही है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि एसआईआर हो रहा है और हम सबको मिलके उस पे चुनाव आयोग के साथ में खड़ा होना चाहिए, और आम नागरिक को सहायता करनी चाहिए चुनाव आयोग की। अगर घर पर बीएलओ आता है तो उसकी सहायता करें, रजिस्टर में वो नाम दिखाता है तो अगर नाम में अपडेशन कराना है तो अपडेशन कराएं, किसी की कोई बढ़ा है तो उसका नाम जुड़वाएं उसमें, और घटा है तो उसको हटवाएं। ये हमारा काम होना चाहिए। चलिए संदीप जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। बीजेपी ने भी अपील की है और बड़ा ही इसको लोकतांत्रिक जो हमारा सिस्टम उसको और मजबूत हो सके, सुदृढ़ीकरण के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, फिर कांग्रेस को कहां संदेह हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करती है तो एक बड़ी मजाक की सी बात है, क्योंकि आप देखिए पंचायत राज और नगरीय निकाय के चुनाव को टालने के मकसद से ये एसआईआर करवाई जा रही है। बाकायदा निर्वाचन आयोग 12 राज्यों में हो रही है सर, 12 राज्यों में की जा रही है। अपन 12 राज्यों में बात करें राजस्थान के परिदृश्य में, पहले तो आप ये बता दें मेरे को, राजस्थान के परिदृश्य में बात बतानी है या पूरे 12 राज्यों के परिदृश्य? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपने जो कहा कि ये टालने के लिए तो उन राज्यों में थोड़ी होंगे, तो एक साथ इनकी अधिसूचना जारी की है। नहीं, मैं छोटी सी बात पढ़ना चाह रहा हूँ। अगर आप मेरे को 12 राज्य के परिदृश्य में अगर कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो मैं उसी हिसाब से जवाब दूं। आप राजस्थान के परिदृश्य में कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो मैं राजस्थान के परिदृश्य में दूं। अब आप मुझे तो ये बताइए कि दोनों पे बता दीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका एक तो लॉजिक ये है कि राजस्थान में पंचायती राज और लोकल बॉडीज के इलेक्शन को टालने के लिए जिसकी आप लोग मांग कर रहे हो, जैसे आपने सवाल, आपने नहीं योगेंद्र जी, अभी आपने 2 वक्ताओं से सवाल पूछे तो आपने इंटरप्ट नहीं किया, जैसे मैं बोलना शुरू किया आपने इंटरप्ट कर दिया। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि 12 राज्यों में भी तो है, आप ही शुरुआत कर दे, आप ही अभी, या तो आप चले बताइए। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करती है तो मजाक का सवाल है, क्योंकि ये तो एक तरह से यूं लगता है कि ये तो जनता को गुमराह करने की वाली बात है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनका विश्वास नहीं है। एसआईआर पंचायत चुनाव को, नगरीय निकाय के चुनाव को टालने के लिए इन्होंने करवाई है। बाकायदा निर्वाचन विभाग ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि आपके यहाँ कोई चुनाव, पंचायत चुनाव तो पेंडिंग नहीं है। बाकायदा राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग को गुमराह करते हुए ये जवाब दिया है कि हमारे यहाँ पर कोई भी चुनाव अभी लंबित नहीं है। जबकि आप देखें कि संविधान के अनुच्छेद 243 ई और यू में स्पष्ट प्रावधान है कि 5 साल में चुनाव करवाए जाएंगे। आज राजस्थान में ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, न तो कोई विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव भी 3 साल बाद में होने को है। तो जो वर्तमान में जो राज्य सरकार की और राज्य निर्वाचन आयोग ने जो मिलकर जो चुनाव आयोग, पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव की टालने का जो एक इन्होंने प्रिसेप्शन बनाया है, उसमें ये सक्सेसफुल हो रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से लगातार ये संवैधानिक प्रावधानों की ये अवहेलना कर रहे हैं, ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट जिन मामलों में कह चुका है चुनाव को लेकर, पुनर्गठन और परिसीमन के आधार पर चुनाव नहीं टाल सकते, तो निश्चित रूप से उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की भी ये धज्जियां उड़ा रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट की एकल पीठ ने निर्णय दिया था कि आपको 6 महीने में चुनाव कराने होंगे, पंचायत राज और नगरीय निकाय के चुनाव, मगर राज्य सरकार उस आदेश के विरुद्ध डिवीजन बेंच में चली गई और वहां से
इन्होंने कहा कि हम फिलहाल चुनाव नहीं करा सकते, ये एकल पीठ का आदेश है जो अव्यवहारिक है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। आज पंचायत राज संस्थाओं को कमजोर कर दिया, नगरीय निकाय को संस्थाओं को कमजोर कर दिया। आज चुनाव नहीं होंगे तो आप देखिए जनता के साथ कितना कुटाराघात हो रहा है। जो केंद्रीय वित्त आयोग से और राज्य वित्त आयोग जो इन संस्थाओं को जो फंड मिलता है वो फंड नहीं मिल पाएगा। जो वर्षों से इंतजार कर रहे हैं जनप्रतिनिधि बनने का वो नहीं हो पाएगा। अब आप देखें कि फरवरी 2026 तक ये वोटर लिस्ट फ्रीज रहेंगी, तब तक चुनाव नहीं हो पाएंगे, तब तक ये ओबीसी आयोग का जो इनकी कैलकुलेशन वो भी नहीं हो पाएगी। निश्चित रूप से आप देखें ये चुनाव टालने की बात है। और दूसरा जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, उनमें सेंधमारी करने का इन्होंने एक साजिश रच के इस तरह की एसआईआर करवाना चाह रहे हैं जो पूरी तरह से ये जनता के और लोकतांत्रिक व्यवस्था। चलिए मैं एक बात जानना चाहूंगा कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में तो आपका कहना है कि इलेक्शन डिले करने की एक साजिश रच रही है सरकार, आपका यह आरोप है। दूसरी बात, जिन राज्यों में आप वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं तो राजस्थान में भी है या फिर केवल बस इलेक्शन टालने की है? देखिए जो दूसरे राज्यों में ये वोट चोर में बिल्कुल सफल हुए हैं, मगर जब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद में हमने हर बूथ पे एक बीएलए नियुक्त किया है। और आने वाले दिनों में आप देखना राजस्थान में इस तरह की ये एक्टिविटी अगर करेंगे तो उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरा, बिहार के परिप्रेक्ष्य में एसआईआर के मामले में बताऊं कि वहां पर एसआईआर कराने के बाद में भी वहां फर्जी वोटर भी हैं, वहां डबल जिनके दो जगह मतदान नाम है मतदाता सूची में वो 5 लाख से ज्यादा की संख्या में। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की आड़ में लेके वोट चोर कर रही है और जो कांग्रेस का परंपरागत वोट है उसको काटने, उनको कम करने की ये कार्रवाई की जा रही है। दूसरा, ये घुसपैठिया बता रहे हैं तो आप देखें 11 साल से तो डबल इंजन की सरकार है केंद्र में, और आप आंकड़े उठा के देख लें पिछले 11 सालों में जितने घुसपैठिया बढ़े हैं वो पिछले 50 सालों में नहीं बढ़ पाए हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय मैं जवाब दिलवा रहा हूं आपको, जी जवाब दिलवाता हूं। प्रीति जी, अभी आपने सुना कि एक तो इलेक्शन डिले करने के लिए आप लोगों ने ये एक प्रोपेगेंडा तैयार किया है। दूसरा, वोट चोरी का आरोप तो है कि वोट चोरी का आरोप कांग्रेस अपने नजरिए से कैसे लगा रही है आपने सुना होगा, मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर कह रहे हैं ये कांग्रेस है कि राजस्थान में मुस्तैद हैं, ये प्रयास सफल नहीं हो पाएंगे। इलेक्शन तो डिले होगा, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वोट को कायदे से बाहर नहीं कर सकते, ये इसलिए कांग्रेस मुस्तैद है। तो ये लगातार आरोप लगते रहेंगे आप लोगों पे जब तक ये सिस्टम चलेगा। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि एसआईआर जब बिहार में स्टार्ट हुआ था उसी समय चुनाव आयोग ने कह दिया था कि जैसे बिहार में एसआईआर हो रहा है उसे पूरे ही देश में एसआईआर की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। तो राजस्थान में शुरू हुआ तो केवल राजस्थान में तो शुरू हुआ नहीं, जैसा ये आप पहले ही संदीप जी को बता चुके हैं कि केवल राजस्थान में नहीं हो रहा, 12 राज्यों में ये एसआईआर हो रहा है। दूसरा बात हो रही है, देखिए पंचायती राज चुनाव, निकाय चुनाव की जो बात होती है उसकी जो वोटर लिस्ट होती है वो अलग होती है, सबको पता है ये बात। और केंद्र की अगर बात करते हैं नहीं मैडम, सुने अलग नहीं होगी, उसकी वोटिंग लिस्ट अलग क्यों होगी? वही वोटिंग लिस्ट शिफ्ट होती है, अलग से मतलब सर उसके मतदाता तो सारे वही होंगे जो उस गांव में रहते हैं। उस गांव में रहते हैं बिल्कुल मैं तो एमएलए को भी वोट देता हूँ, सरपंच को भी वोट देता हूँ और एमपी को भी वोट देता हूँ। मेरा तो एक ही वोट है। ये बात समझ में नहीं बैठ रही कि उसकी वोटिंग लिस्ट ही अलग होती है, ये कैसे होगा अलग? मेरा मतलब ये है कि जैसे जो प्रक्रिया है, जब चुनाव, जैसे राज्य चुनाव कराएगा, अगर पंचायती राज की हम बात करते हैं तो राज्य चुनाव आयोग जो होगा वो चुनाव प्रक्रिया कराएगा। और इस पर ऑलरेडी राज्य चुनाव आयोग का इस पर एक तरीके से वक्तव्य भी आ चुका है। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि क्या पंचायती राज चुनाव को एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान में कराया जा सकता है, कोई कानूनी दावपेच तो नहीं फंस रहा है। तो ये चुनाव कराना, और आपको भी पता होगा कि हाईकोर्ट का ऑलरेडी आदेश था कि चुनाव कराना है और जो राज्य चुनाव आयोग है वो चुनाव कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा भी रहा था। तो यहाँ पर राज्य सरकार चुनाव को टालना चाह रही है या कुछ करना चाह रही है, यहाँ पर ये सारी बातें इनकी छोटी राजनीति को दर्शाती हैं। आप देखिए एक बात प्रीति जी, आपके मंत्री ये बात कह चुके हैं, अभी मानसिकता का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपके मंत्री कह दे कि ड्यू हो चुके नवंबर में इलेक्शन,
है ना। अगर आप लोग मैं कहेंगे आपको कि अभी सुनिए मैं सुनिए, पूरा एक बार बताती हूँ। सुनिए मैडम, सुनिए तो सही। आप कहेंगे कि पिछली सरकार में पंचायत राज को इन लोगों ने इतना डिले कर दिया था। अभी मैं आपके किसी नेता का मैं बयान पढ़ बिल्कुल रहा नहीं था कि कहूंगी कांग्रेस की योगेंद्र वजह जी, से। बिल्कुल अरे नहीं साहब 2 कहूंगी। साल का टाइम मिल गया, अब तो अब टाइम पे आप ही को योगेंद्र कराना जी, चाहिए आप था। मेरी बात फिर सुनिए, आप वन क्योंकि वन आपके खर्रा साहब लगातार कह रहे हैं, 3 दिन में हम तीसरा वन बयान है, नेशन स्पीकर वन में दिया इलेक्शन उन्होंने। पर्सनल एक बार वन सुनिए स्टेट तो वन सही, आप इलेक्शन सुनिए तो सही, एक बार सुनिए तो सही। 1 स्टेट 1 इलेक्शन का हम काम कर रहे हैं। अभी तक तो बिल्कुल। कमेटी का रिपोर्ट का ही आता पता नहीं है मैं कि वो 1 स्टेट 1 योगेंद्र सर, इलेक्शन मैं वही कराओगे बात कैसे। बता रही थी योगेंद्र जी, मैं वही बता रही थी, मैं उसी पर आ रही थी, उससे पहले आपने इंटरप्ट कर दिया। जैसे हम लगातार कहते आ रहे हैं कि हम जैसे एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो रही है, उसी तरीके से एक राज्य में एक चुनाव कराने की प्रक्रिया को यहाँ पर धरातल पर उतारने की कोशिश करेंगे। और हम अब देखिए कि लगातार 5 साल हमारी सरकार रहेगी। एक पंचायत के चुनाव अगर देखिए कार्यकाल खत्म होता है अक्टूबर 2024 में, एक का खत्म होता है नवंबर में, एक का खत्म होता है फरवरी 25 में, एक का खत्म होगा 26 में। तो क्या 5 साल चुनाव कराते कराते सारी पंचायतों में हम आचार संहिता लगाते रहें और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको रोकते रहें, जो हमें काम करने उन कामों को रोकते रहें? क्या एक राज्य एक चुनाव हमारे लिए फायदेमंद नहीं है? क्या जनता के लिए फायदेमंद नहीं है? क्या सरकार को लेकिन अपने मैडम काम जो उसकी तो कराने कोई के लिए रूपरेखा आचार दिखाई संहिता नहीं की दे रही, आवश्यक उसकी भी नहीं है? रूपरेखा नहीं प्रीति जी सुनिए, एग्जैक्टली, उसकी कोई मैं यही रूपरेखा नहीं दिखाई दे रही ना। तो देखिए बात सुनिए, ना तो किसी राजनीतिक दलों के साथ में कोई डायलॉग हुआ है, ना कमेटी का डायलॉग हुआ है कि हम ये करने के लिए जा रहे हैं। तो फिर कैसे होगा? अभी आपके मंत्री जी कह रहे हैं फरवरी में चुनाव करा देंगे, आप कह रही हो कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन के उस योगेंद्र पे सर, थीम पे मेरी चल रहे पूरी हैं। बात तो किसका मेरी पूरी कार्यकाल बात खत्म सुन करोगे, लीजिए। किसका बढ़ाओगे? मैंने आपको यही बताया कि जब हमने एक राज्य एक चुनाव की बात हमने की थी, उसी के बिहाफ पर हमने ओबीसी कमेटी भी बनाई थी। ओबीसी की कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसी की वजह से ये चुनाव अटके थे। और हमारे खर्रा साहब ने कहा भी, कहाँ है मंत्री वो महोदय रिपोर्ट? उसका तो महोदय पता ने ही नहीं कहा है। भी, कमेटी के मंत्री मेंबर महोदय बन ने गए, कहा उनको भी अभी पता फरवरी ही में नहीं हम है चुनाव कि करा क्या देंगे। करना है। अब जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई तो इनको लगता है कि भाई एसआईआर इसलिए लाया गया कि पंचायती चुनाव और केंद्र का चुनाव आयोग अगर ये प्रक्रिया अपना रहा है, जो पहले ही कह चुका कि हम जब बिहार की तर्ज पर पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया को अपनाएंगे तो एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरा सवाल आपके चैनल के माध्यम से संदीप जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप एसआईआर का समर्थन करते हैं क्या नहीं करते हैं? क्योंकि चलिए मैं जवाब दिलवा राहुल रहा हूं। गांधी ने सुनिए जवाब सुनिए मैडम, जवाब तो सुनिए, अब राहुल गांधी जी को तो छोड़िए, राहुल गांधी जी आप लोगों को रात को भी याद आते रहते हैं। चलिए सुनिए, एक बार सुनिए तो सही, जवाब तो सुनिए मैडम, एक बार जवाब। अरे तो मैडम जवाब तो सुनिए, आपने सवाल खड़ा किया एसआईआर को ले क्या करने, तो जवाब तो सुनेंगे, जवाब तो सुनिए। आपने कहा कि एसआईआर करवानी है कि नहीं करवानी है, संदीप कलवानी जी बताएं। तो आप इसको इतना मत नंबर लेके जाए कि उत्तर छोटा, तो जवाब तो सुनिए मैडम, जवाब तो सुनोगी, जवाब सुनिए। बोलिए भाई संदीप साहब योगेंद्र बताइए। जी आप देखें राजस्थान के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि पंचायत राज संस्थाओं को नगरीय संस्थाओं का संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है और राज्य सरकार को सुनिए संदीप जी, फिर आप कहोगे कि आप इंटरप्ट कर रहे हो। सुनिए मेरी बात सुनिए, उनका सीधा सा सवाल ये है कि एसआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। वर्तमान परिदृश्य में और वर्तमान परिस्थितियों में राजस्थान में जो उत्पन्न हो चुकी है, संवैधानिक संकट उत्पन्न हो चुका है, उसमें अव्यवहारिक है एसआईआर। और एसआईआर इसी समय होना बिल्कुल भी अव्यवहारिक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। दूसरा मैं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं 1 स्टेट 1 इलेक्शन, आपने कौन सा संशोधन करवाया है? कौन सा कैबिनेट में प्रस्ताव रखा है? कौन सा आपने विधानसभा में चर्चा करवाई है? कौन से कानून के तहत आप करवाना चाह रहे हो? आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, आप भ्रमित कर रहे हैं। आपकी पर्ची की सरकार है, जब दिल्ली से पर्ची आएगी तब आप कार्रवाई करेंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भाषा पर संयम रखें, भाषा पर चलिए संयम मैं वरुण पुरोहित जी आपके पास में आना चाहूंगा। वरुण जी चलिए सुने, प्रीति जी वरुण जी आपके पास में आना चाहूंगा। खैर चलिए, एसआईआर के बीच एक चीज और आ गई है। बीजेपी का लगातार लॉजिक है कि इलेक्शन डिले सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं, इलेक्शन का मैटर है। मैं किसी दिन और चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन दोनों तरफ से चर्चा आ गई, तो मैं जवाब आपसे और ले लेता हूं। क्या 1 स्टेट 1 इलेक्शन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दिखाई दे रहा है कि हो पाएगा? देखिए आपने एक्सप्लेन कर दिया, 1 स्टेट 1 इलेक्शन का तो कोई कानून पास नहीं, कोई चर्चा नहीं। पहले तो चर्चा की जाती है, उसके बाद कोई इम्प्लीकेशन होता है। लेकिन एसआईआर की जो बात है, एसआईआर होना चाहिए, कौन मना कर रहा है उस बात को? मैंने कहा ऑल्ट्रेशन एडिशन जो रेगुलर होते हैं, क्या फेक एक्सरसाइज थी, क्या फ्यूटाइल एक्सरसाइज थी क्या? पहले तो वो प्रश्न है। अभी प्रीति जी का कि आधार कार्ड है अलाउड, आपने कहा ना अभी टीवी पे, तो आप मुझे बताओ आधार कार्ड अलाउड है? जो प्रमाण पत्र बताए हैं, जो प्रमाण पत्र दे सकते हैं, वो ऑलरेडी आधार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, सुनिए मैडम
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आधार अलाउ है। अलाउ एक्ट की लिस्ट में आप अभी तो अलाउ है ना, चाहे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हो या नो। अभी एट प्रेजेंट कौन से डॉक्यूमेंट हम दिखा सकते हैं, उन डॉक्यूमेंट में शामिल है ना आधार कार्ड। मैं तो ये पूछना चाहती हूं। उनको बोलने तो दीजिए मैडम, बोलने दीजिए, एक बार उनको बोलने दे, मैं आऊंगा आपके पास में। जी बोलिए, कंटिन्यू प्लीज वरुण जी। ये डिक्लेयर करना चाहिए कि आधार कार्ड अलाउड है। जब आधार कार्ड अलाउड होगा तो मैं जो प्रश्न उठा रहा हूँ अब स्वतः ही समाप्त हो गए। बुजुर्ग हो चाहे जवान हो, अपना आधार कार्ड दिखा सकता है उसका, और 2003 में जो है उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप डिक्लेयर क्यों नहीं करते, उसको घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो आप। चुनाव आयोग को कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो डिक्लेयर करना चाहिए था कि आधार कार्ड जिनके पास जेन्युइन है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर जेन्युइन नहीं है तो जो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी सरकार है पिछले 10-15 सालों से कर क्या रही थी, हर बार में आधार को जोड़ रहे, तो आधार जो जेन्युइन ही माना जाएगा। नहीं तो बैंक अकाउंट हुए, इनकम टैक्स अकाउंट है, जिससे आप रेवेन्यू ले रहे हो वो फ्रॉड हो गए, वापस लौटाओ पैसा देश की जनता को। तो वो आधार किससे बना, आप तो एडवोकेट हो, एक्ट बन के ही बना ना आधार संसद से। और संवैधानिक बॉडी चुनाव आयोग कैसे बनी, संसद से ही पास होकर बनी। तो दोनों का स्टेटस इक्वल हो गया। आप मुझे बताइए योगेंद्र जी कि चुनाव आयोग क्या ये अपने क्षेत्रदार, अपने जो एरिया है परव्यू से बाहर नहीं जा रहा? वो कह रहा है सिटीजनशिप का नहीं मानने हैं आधार कार्ड। सिटीजनशिप के लिए आधार ये चुनाव आयोग जिम्मेदार है कि गृह मंत्रालय जिम्मेदार है? सिटीजनशिप के एक्ट के अंतर्गत चुनाव आयोग का कोई लेना देना नहीं है। सिटीजनशिप एक्ट को सिटीजन नागरिक जिसको भी मानेगी सरकार मानेगी। चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए मैंने आपको कहा तानाशाही रवैया है। उनको वोटर आईडी पे कमेंट करने का अधिकार है। आप किसी चीज पे, पैन कार्ड पे कमेंट कर दोगे किस पे, इसका मतलब तो आपकी संसद को ही नहीं मान रहा चुनाव आयोग। जो संसद से कोई भी पैन कार्ड कहां से पास हुआ, इनकम टैक्स एक्ट से माना गया, तो पैन कार्ड को आप कैसे कह दोगे? कोई चुनाव आयोग कहते पैन कार्ड को नहीं मानता, ऐसे कैसे कर सकते? आपने एड्रेस नहीं होता सर, पैन कार्ड में एड्रेस नहीं होता, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। पैन कार्ड बहुत जगह अलाउ नहीं है। तो सुनना ही नहीं चाहती हो आप किसी की बात, सुनोगे नहीं। एड्रेस नहीं होता सर, आपको भी पता है ये बात। आप कई जगह देखिएगा पैन कार्ड में एड्रेस नहीं होता है, और पैन कार्ड में एड्रेस ना होने की वजह से कई जगह पैन कार्ड वैलिड नहीं माना जाता। अरे सुन तो लो भाई, मैंने आपको क्या कहा, इनकम टैक्स एक्ट का नाम लिया ना, आपने सुनती नहीं हो, वकील हो। मैं कह रहा हूँ कोई भी प्रीति जी वो ये नहीं कह रहे ऑब्जेक्शन, नहीं प्रीति जी आपने सुना नहीं। उनका कहना है कि आधार कार्ड, इलेक्शन कमीशन, पैन कार्ड ये संसद के एक्ट के जरिए बने हुए हैं। उनका ये कहना है, ये ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। पूरी बात नहीं सुनी आपने। मैं चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार की बात कर रहा हूँ। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आप इसको नहीं मानेंगे। भाई आप कैसे नहीं मानोगे? संसद ने मान लिया तो आप संसद से ऊपर तोड़िए। ये तानाशाही रवैया है। चुनाव आयोग जनता का नौकर है, जनता का मालिक नहीं है। ये एटीट्यूड जो देश के अंदर डेवलप हो रहा है, इसको रोकने की आवश्यकता है। संस्थाएं एक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट, और हमारे पैसों से तनख्वाह लेते हैं, पेंशन लेते हैं, और इस तरह से रवैया अख्तियार कर रखा है कि नहीं आ जाओ, आपको लेना है तो एफिडेविट लिया। आप कहिए सीनियर सिटीजन्स को घबराने की जरूरत नहीं, ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए चुनाव आयोग की। आपके घर घर आएगा, डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी सॉल्यूशन वो पैदा कमीशन सर धमका थोड़ी रहा है, कमीशन धमका थोड़ी रहा है, बीएलओ इसी वजह से लगाए गए हैं। स्टेटमेंट सुनिए, उसने कहा कि ये आधार कार्ड सिटीजनशिप का कोई वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। हाउ कैन ही से दैट? मुझे बताइए आप, ये तो गृह मंत्रालय कह सकता है। आपने कौन सा सिटीजनशिप का कोई कार्ड बना रखा है? फिर ये बताइए मुझे, आप कोई बना रखा है क्या देश में? पासपोर्ट हर आदमी बनाता है क्या पूरे देश में? खैर चलिए, मैं माफी चाहूंगा सर, समय हो चुका। खैर एसआईआर पे इस तरह की रार चलती रहेगी और समय समय पे हम दर्शकों को भी बताते रहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। खैर, लेकिन अब ये प्रक्रिया की अधिसूचना जारी हो चुकी है और आपके पास में बीएलओ है, तो आप जरूर अपने वैध जो लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप जरूर दिखाएं, भरें और अपना नाम शामिल करवाएं। बाकी तो इलेक्शन में चलता रहेगा। लेकिन हाँ, राजस्थान में ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, चाहे पार्टियां बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उन्होंने अपने स्तर पे भी पूरी मजबूती से तैयारी की है और बाकायदा बूथ लेवल तक इन लोगों ने अपनी टीम तैयार की है। किसी की मदद करनी है, किसी का नाम तो नहीं कट रहा है, उस पर ऑब्जेक्शन लगाना है। अगर कट भी रहा है तो ऑब्जेक्शन लगाने के लिए बाकायदा वैधानिक दस्तावेज हैं वो देने होंगे, तो वापस से भी जुड़ सकता है। खैर चलिए, ये काफी चीजें पब्लिक डोमेन में भी आ चुकी है जिन पे हम चर्चा की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।